कोविड हो जाता है उसके बाद योगा करना जरूरी है। उसके बदले में बोलना चाहूंगा कि कोविड ना हो उसके पहले योगा करना जरूरी है। अगर आप योग को अपने जीवन शैली का एक अंग बना के रखे हैं तो आपको किसी भी तरह की जो परेशानी है वो अगर आती भी है तो इस तरह से चली जाएगी कि आपको उसका उतना प्रभाव नहीं होगा जो कि आजकल और अन्य लोगों को हो रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। कोविड होने के बाद अक्सर लोगों को रिकवरी के लिए काफी वक्त लग रहा है। खास तौर पर कुछ लोगों को वीकनेस हो रही है, कई लोगों को थोड़ी बहुत ब्रीदिंग इश्यूज भी आ रहे हैं, कई लोगों को कफ रहता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती है, मगर रिकवरी के लिए बहुत अच्छा एक उपाय है, यानी योग। योग अगर हम करते हैं तो कोविड रिकवरी में हमें बहुत सुधार मिलता है। मतलब हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे साथ जो हम वीकनेस फील कर रहे हैं काफी अच्छा महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आज लोकमत में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगा एक्सपर्ट शुभम श्री जी, जिनसे हम जानेंगे कि पोस्ट कोविड रिकवरी कैसे करें और कौन कौन से योग आसन करें। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगी सर लोकमत हिंदी में। थैंक यू मैम, नमस्ते। पहला सवाल तो मेरा यही है शुभम जी कि अगर हमें कोविड हो जाता है तो उसके बाद रिकवरी के लिए योगा करना कितना जरूरी है? तो देखिए, कोविड हो जाता है उसके बाद योगा करना जरूरी है। उसके बदले में बोलना चाहूंगा कि कोविड ना हो उसके पहले योगा करना जरूरी है। बिल्कुल। तो योग जो है एक निश्चित रूप से एक ऐसी जीवन शैली है। मैं इसको एक्सरसाइज और प्रैक्टिस नहीं बोल करके एक जीवन शैली बोलना चाहूंगा कि जिसको अगर अपना के रखें तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हम बीमार हों या हमको किसी तरह की डिजीज हो, या अगर हो भी जाते हैं तो हम उससे किस तरह से जल्दी हमारी बॉडी उससे रिकवर कर जाती है। तो ये योग के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि हम दवा लेते हैं वो सब तो एक्सटर्नल चीजें हैं। योग में हम क्या करते हैं, कुछ लेते नहीं है, बस लेते हैं तो प्राण वायु लेते हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद है। तो योग को हमको इस तरह से समझना पड़ेगा पहले कि योग को ना कि सिर्फ आसन और प्राणायाम कोविड होने के बाद, क्योंकि बीइंग योगा टीचर, जब से ये सीन चल रहे हैं कोविड के, मेरे को बहुत सारे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि सर कोविड होने के बाद क्या करें क्या नहीं करें। तो उसके पहले लोग अगर इतना अवेयर रहे होने के पहले तो शायद ना हो, अगर हो भी जाए तो बहुत जल्दी वो रिकवर कर जाएंगे। तो क्या हम इस पे आना चाहेंगे कि हाँ जी, तो योग में क्या क्या करें कि जिससे हमें हम अपने को स्वस्थ रख सके और हमें अगर कोविड होता भी है तो हम जल्दी से जल्दी उससे रिकवर हो सके। जी जी तो शुभम जी। इसमें ये समझने की जरूरत है कि कोविड होने के बाद हमें कौन कौन से परेशानियां होती हैं और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो प्रॉब्लम आ रही है वो है ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रीथलेसनेस, वीकनेस एंड लैक ऑफ स्टेमिना। तो ये सब चीजों को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं यौगिक प्रैक्टिस के माध्यम से। जैसा कि काफी सारे रिसर्चेस में ऐसा ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि योग के अभ्यास से हम अपने लंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी यौगिक प्रैक्टिसेस आती हैं ये इसमें हमें समझना होगा। तो लंग की कैपेसिटी को निश्चित रूप से प्राणायाम के माध्यम से इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। रेस्पिरेटरी जो डिजीजेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम सही करने के लिए हम प्रैक्टिस में प्राणायाम को ले सकते हैं। षटक्रम में जल नेति और वमन धावति, ये दो जो क्रियाएं हैं बहुत ही लाभदायक है। अगर हमको किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी इलनेस है, प्रॉब्लम है, तो उसको सुधार करने में ये अगर दो क्रियाओं को किसी एक योग प्रशिक्षक और जानकार के संपर्क में आकर के आप अभ्यास करें तो इससे काफी सकारात्मक प्रभाव दिखता है हमारे
लंग्स को और रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स को दूर करने में। और उसके साथ साथ निश्चित रूप से प्राणायाम का अभ्यास रेगुलर करें। तो मैं 2 लाइन में बताना चाहूंगा कि जो नहीं जानते हैं उनके लिए कि जैसे मैंने अभी बताया 2 चीज की, जल नेति और वमन धौती। तो ये दोनों षटक्रम है, क्रियाएं हैं, ये यौगिक क्लींजिंग प्रोसेस हैं जो हमारे शरीर को शुद्ध करती हैं, जो हमारे शरीर से जो विजातीय तत्व हैं और जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए इनका हम यूज करते हैं, जिनमें षटक्रम में 6 क्रियाएं आती हैं, धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। तो इसमें से मैंने 2 क्रियाओं को के बारे में आपको बताया। पहला तो बताया कि वमन धौती और जल नेति। तो जल नेति बेसिकली ये क्या होता है कि आपके नेसल पैसेज जो हैं इनको क्लीन करता है, जिसको हम एक लुक वार्म वाटर में थोड़ा नमक मिला करके हल्के गर्म पानी में, तो पानी का जो तापमान है वो आपके शरीर के तापमान की जितना हो, आप उसको गर्म कर लें और उसमें अगर आप 1 लीटर पानी लिए हैं, नेति पॉट आता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। देखिए ये नेति पॉट है, जल नेति पॉट है। ये आप किसी भी आयुर्वेद दुकान से या फिर ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। तो इस पॉट में पानी को आपको भरना होता है और वो पानी अगर 1 लीटर आप गर्म कर रहे हैं तो उसमें 1 टीस्पून, 1 चम्मच नमक उसमें मिलाइए और उसके बाद पानी का तापमान ज्यादा ना हो, आप उसको इस तरह से देख सकते हैं, पानी को अपने हाथ के ऊपर डालें ऊपर में, तो आपको ज्यादा गर्म नहीं लगना चाहिए, ना गर्म लगे ना ठंडा लगे। तो इस तरह से उस पानी को इसमें भर के और फिर आपको इस तरह से इसके पॉइंट को अपने एक नोस्ट्रिल में डालना है। तो इस आप किस नोस्ट्रिल में डालेंगे, जो नोस्ट्रिल आपका एक्टिव है, आप चेक कर सकते हैं कि किस नोस्ट्रिल से आप इजीली ब्रीथ कर पा रहे हैं। उस नोस्ट्रिल में डाल करके और आपको इस तरह से साइड से अपने टिल्ट करेंगे हेड को और माउथ को ओपन रखेंगे। ब्रेथ, आप श्वास को मुंह से लेना है और छोड़ना है और इस तरह से ये पानी आएगा। तो इस तरह से दोनों साइड से आपको करना है और ये जल नीति की क्रिया बहुत ही लाभदायक है रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स को सुधार करने में। दूसरा वमन धौती है, तो वमन धौती में हम इसी तरह से गर्म पानी को नमक मिला करके और उसको पीते हैं। कितना पी सकते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपने पहले कभी इसकी अभ्यास को नहीं किया है तो प्लीज आप किसी जानकार व्यक्ति के, योग शिक्षक के संपर्क में ही इसका अभ्यास करें। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 लीटर से 2 लीटर पानी आप पी सकते हैं। पानी पीते समय ध्यान रहे कि घुट घुट करके पानी नहीं पीना है, एक श्वास में ही आप मैक्सिमम पानी पी लें। तो उससे हमारा ये जो आहार नाल है और जो फूड पाइप है और जो हमारा अमाशय है उसकी सफाई होती है। अच्छा। तो इस तरह से हाँ, तो उसको पीने के बाद में आपको वोमिट करना है। वोमिट करने का तरीका ये, अगर हाई बीपी वाले हैं, अगर हृदय के रोगी हैं, तो प्लीज आप बिना किसी प्रशिक्षक के संपर्क के ना करें, आप किसी का मार्गदर्शन में ही अभ्यास को करें। तो इसमें क्या करना है, आपको पानी पीने के बाद वोमिट करना है। तो वोमिट के सेंसेशन आप जब पानी पी लेंगे 1 लीटर तो आपको फील होने लगेगा। तो उस समय आपको इस स्थिति में खड़े होकर के अपने हाथों को यहाँ पर रख के आगे की तरफ झुकना है और फिर आगे की तरफ देखेंगे और फिर वोमिट करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो अपने 2 फिंगर्स, आगे 2 फिंगर्स को अपने टंग में यहाँ डालेंगे तो आपको वोमिटिंग फील होगा। तो फिर वो जितने भी आपने पानी पी रखी है तो ये बाहर आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि पूरा पानी बाहर नहीं आया तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपका स्टूल के साथ पास हो जाएगा। तो ये 2 क्रियाएं बहुत ही ऐसा शोध में, रिसर्चेज में आए हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए क्रियाओं में इनका बहुत ही प्रभाव देखा गया है। और इसके साथ में जहां हम प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम में डीप ब्रीदिंग इज वन ऑफ द इफेक्टिव प्रैक्टिस टू इंक्रीज योर लंग कैपेसिटी। तो डीप ब्रीदिंग में यौगिक ब्रीदिंग आती है। तो ऐसे तो हम ब्रीदिंग 24 आवर्स करते हैं, 24 घंटे तक हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए अवेयर नहीं है कि हम सही से कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। काफी लोग रेगुलर प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं करते हैं वो
शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं, मतलब कि वो पूरा अंदर तक फील भी नहीं कर पाते हैं एयर, तो जिससे कि लंग्स का बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा जो आपका आपका क्रिया में रहता है और काफी इससे जो है वो अक्रियाशील रहते हैं, तो जी उनको हम एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है कि डीप ब्रीदिंग का अभ्यास प्रतिदिन करें। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो श्वास को धीरे धीरे लें, ना कि पूरा एक बार में खींच लिया, बट बिल्कुल आराम से धीरे धीरे श्वास को भरें। श्वास को भरते हुए आपको पेट को बाहर की तरफ लेना है और अपने छाती को बाहर की तरफ। सो आपका पेट बाहर आएगा और छाती पूरा एक्सपेंड होगा, और श्वास को छोड़ते हुए आपका चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपका बेली इन जाएगा। जी तो इस तरह से इस डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें धीरे धीरे। अगर आपको श्वास लेने में 3 सेकंड का समय लगता है, जैसे कि 3 सेकंड में पूरे सांस को अंदर भरें, तो 3 सेकंड में ही सांस को छोड़ने का इन स्टार्टिंग में उसकी प्रयास करेंगे। ओके ये मैं एक बिगिनर के लिए बता रहा हूं, मैं एडवांस प्रैक्टिस में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज कि जो पहले से एडवांस कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, तो दैट्स गुड। आई एम टेलिंग अबाउट द बिगिनर्स, दिस इज द 1:1 रेशियो। those who don't know anything, they can start practice just like a 3 काउंट करते हुए इनहेल करें, पूरा अपने एब्डोमेन को बाहर लेते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करें और धीरे धीरे उसको छोड़ें। धीरे धीरे आपको ऐसा कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको फील होगा कि नहीं, 3 के जगह मैं 4 काउंट तक इनहेल कर सकता हूँ, 6 काउंट तक कर सकता हूँ, 10 काउंट तक कर सकता हूँ। दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग योर कैपेसिटी। ओके, सो यू कंटिन्यू विद दैट व्हाट यू आर फीलिंग। सो आपको 10 काउंट तक इनहेल कर पा रहे हैं, धीरे धीरे 10 काउंट तक इनहेल करें और फिर एक्सहेल करें। इसको हम समवृत्ति प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें होल्डिंग ब्रीथ रिटेंशन भी आता है, जैसे कि जितने देर श्वास को आप लिया उतने देर अंदर होल्ड करके भी रखा और उतने ही समय में बाहर छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे। 1:1:1। तो ज्यादा मैं डिटेल्स में ना जा करके बस इतना ही चाहूंगा कि आप अभ्यास को, डीप ब्रीदिंग के अभ्यास को करें, बिकॉज कि जो प्रैक्टिस आपके रिस्पिरेशन को, ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ, जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने ब्रीदिंग मॉडल। तो इसमें ध्यान रखें कि क्रियाओं में आपको जल नीति करना है और आपको वमन धावती करना है, और प्राणायाम में आपको डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस सबसे पहले जरूरी है। अनुलोम विलोम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, these are the very effective practices, you go with that। लेकिन आपको लगता है कि कपालभाति नहीं कर पा रहे हैं ड्यूरिंग द कोविड, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोविड, आपको उतनी एनर्जी नहीं है बॉडी में कि स्ट्रोक्स कर सकें, दैट्स ओके। आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस बैठ करके, आई थिंक आप लेट के भी कर सकते हैं। अगर आप बेड पे लेटे हैं, बेड पे लेटे लेटे डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आप इसके प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो 2 से 3 दिन में आपको लगेगा ऐसा कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। तो इसमें मैं आपको, इसलिए मैं इतने विश्वास के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद मुंबई में रहता हूं, एंड यू नो द सीन ऑफ मुंबई की कोविड की कितने केसेस हैं और जी। तो माय कुक वाज आल्सो पॉजिटिव, एंड मेरे को पता नहीं था, ही यूज्ड टू कुक द फूड, एंड जब मेरे को पता चला तो मैंने भी अपना टेस्ट कराया। तो जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा भी पॉजिटिव आया, बट आई डोंट हैड एनी प्रॉब्लम। मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा नहीं थे, हाँ, लेकिन एक दिन फीवर आ गया था, बट वन डे इट वाज अ 1 नाइट फीवर, बट आई वाज पॉजिटिव। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जस्ट 3 डेज मैंने प्रिकॉशंस लिए। प्रिकॉशन तो मैं ऐसे भी लेता हूँ कि 3 डेज तक मैंने अपनी क्लासेस वगैरह ऑफ की, कि 3 दिन तक क्लास नहीं लूंगा, थोड़ा सा रेस्ट देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली कोविड हैज नॉट ओनली इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल बॉडी, ऑल्सो ऑन योर इमोशनल, मेंटल एंड बिल्कुल साइकोलॉजिकल, इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो किसी को भी अगर होता है तो सबसे पहले लोग डर जाते हैं, तो उस पर भी मैं आना चाहूंगा। तो 3 दिन तक मैंने नहीं किया, फिर उसके बाद आफ्टर 3 डेज, लेकिन मैं अपनी ब्रीदिंग एंड ऑल दैट कंटिन्यू रखा था। आई वाज नॉट डूइंग जस्ट माय फिजिकल asanas practice a lot, simple the joint
movements, Sitilikaran, I was doing that, and I was doing the breathing exercises. And you cannot believe कि मैं 3 दिनों के बाद I was able to take all my classes, online classes and all that. मैं अपना start कर दिया लेना, और I was totally fine. उसके बाद मैंने टेस्ट भी कराया और मैं फिर बाद में नेगेटिव भी आया. So it was not affected me a lot because I used to practice with the pranayama and asanas. So मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप योग को अपने जीवन शैली का एक अंग बना के रखे हैं, तो आपको किसी भी तरह की जो परेशानी है वो अगर आती भी है तो इस तरह से चली जाएगी कि आपको उसका उतना प्रभाव नहीं होगा जो कि आजकल अन्य लोगों को हो रहा है, जैसे कि जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, उनको हम देख रहे हैं कि ज्यादा इसका प्रभाव आ रहा है. तो इसके साथ आपको डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है. डीप ब्रीदिंग के बाद आप नाड़ी शोधन करें. नाड़ी शोधन में है कि अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, जो कि आप जानते हैं, एक नोस्ट्रिल को क्लोज करना है आपको, राइट्स को सबसे पहले बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे बाएं नासिका से, और दाहिने नासिका से श्वास को छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे. फिर दाहिने से ही श्वास को भरेंगे और बाएं से छोड़ेंगे. इस तरह से ये एक राउंड आपका प्रैक्टिस होता है, और इसको आप 8 से 10 राउंड तक कंटिन्यू कर सकते हैं. इसको आप अनुलोम विलोम के नाम से भी आप जानते हैं. इसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है. कोई भी रोगी, किसी भी तरह की आपको तकलीफ हो, हृदय की बीमारी हो या फिर श्वास संबंधी बीमारी हो, आप कर सकते हैं इसको. और इसमें आपको ज्यादा आपकी एनर्जी भी नहीं लगती है, जैसे कि कपालभाति और भस्त्रिका में लगती है. तो डीप ब्रीदिंग, दूसरा ये नाड़ी शोधन का अभ्यास, और तीसरा कि अगर आपको फील होता है कि आप कर सकते हैं, आपको एनर्जी है, तो भस्त्रिका की प्रैक्टिस करें. भस्त्रिका की प्रैक्टिस में एक्चुअली हमारा ये एरिया ज्यादा इन्वॉल्व होता है. आपकी जो थोरेसिक पार्ट है, चेस्ट एरिया, इसमें थोरेसिक ब्रीदिंग होती है. तो भस्त्रिका की प्रैक्टिस करने से आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है ये बढ़ती है. लंग्स की क्रिया क्षमता आपके फेफड़ों की बढ़ती है. मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके एयर के थ्रू इनटेक होते हैं बॉडी में. तो इस भस्त्रिका के प्रैक्टिस में क्या करना होता है, फोर्स के साथ इनहेल और एक्सेल करना होता है. श्वास को खींचेंगे पूरे फोर्स के साथ में, और श्वास को छोड़ेंगे पूरे फोर्स के साथ में. एक बार मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे. तो आप इसमें ध्यान देंगे कि इसमें मेरे पेट का मूवमेंट कम और ये छाती का मूवमेंट ज्यादा हो रहा है. जैसे कपालभाति में आपका ये एब्डोमेन का मूवमेंट होता है, भस्त्रिका में आपके छाती का, इस थोरेसिक पार्ट का ज्यादा मूवमेंट है. तो इसमें ज्यादा शोल्डर का मूवमेंट नहीं करना है. नेचुरली जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आपके चेस्ट का है उसको करना है. और काफी लोग इस अभ्यास को अपने हाथों के द्वारा भी करते हैं. तो आपको अगर ये सही लगता है तो आप इस ऐसे भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, हाथों को बगल रख करके. तो इस तरह से आपको श्वास को पूरे फोर्स के साथ लेना है, पूरे फोर्स के साथ छोड़ना है. सो these are the very effective practice to lungs की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए. तो प्राणायाम में मैंने आपको बताया, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस बताई, और उसके बाद नाड़ी शोधन बताया, भस्त्रिका बताया. और एक प्राणायाम आपको मैं बताना चाहूंगा, भ्रामरी. भ्रामरी इसलिए बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने कि बताया कि जो कोविड के दौरान हमारा नॉट ओनली फिजिकल बट हमारा साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होता है, क्योंकि हमें एंजाइटी आ जाती है, हाइपरटेंशन होता है, फियर ऑफ डेथ, एंड मतलब कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है जो हम सोचने लगते हैं. बहुत सारे लोगों ने मेरे से ऐसा बोला कि मतलब कि मेरे को डर लगता है. ये डरना बहुत ही अच्छी बात है, डरनी चाहिए, हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, मास्क पहननी चाहिए, सैनिटाइज करनी चाहिए, कम से कम बाहर जाना चाहिए. बट लेकिन
डर के कारण इतना भी नहीं डरें कि हमें उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पे आना शुरू हो जाए। अब उसके कारण आपको नींद ना आए, समय से आप उठे नहीं, समय से आप अपने दिनचर्या को, जो भी आपका डेली रूटीन है उसको आप नहीं करें, दिन भर सोचते रहें, न्यूज में आप देख रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, उसका आप नकारात्मक प्रभाव अपने शरीर पे ना पड़े, उसके लिए आप योग को अपने दिनचर्या का अंग बना करके रखें। तो उसमें आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स रहे। तो भ्रामरी का जो अभ्यास है, इसमें आपको बी साउंड, हमिंग साउंड आपको क्रिएट करना होता है, वाइब्रेशन। तो इसको हम कैसे करते हैं देख लें। अब इसमें मैं बिल्कुल ही सामान्य रूप से बता रहा हूं कि आप बिल्कुल आराम से कर सके। बाद में ऐसा होता है कि मुद्रा आपको बता रहा हूं तो उसमें आप भूल जाएंगे कि कौन सा मुद्रा लगाना है, षटमुखी मुद्रा लगाना है। अगर आप लगाना भूल गए तो आप अभ्यास ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका फोकस आपके अभ्यास पे होना चाहिए कि उसका मुख्य जो क्रिया है कैसे करना है। तो इसमें आपको अपने चारों उंगली को अपने आंखों पे रख लें, बहुत ही सामान्य रूप से, दबाव नहीं देंगे आंखों पे, और अपने कानों को अंगूठे से बंद करेंगे। ध्यान रहे कि अंगूठे को कान के अंदर नहीं डालना है। आपकी जो फ्लैप है यहाँ पे, जो आपकी हड्डी निकली, कान बंद हो जाएंगे। इस तरह से आंखों को, कानों को बंद करने के बाद लंबी गहरी श्वास को लें और एक बी साउंड, हमिंग साउंड को निकालें। और जब इसको 5 से 6 बार, 10 बार भी कर सकते हैं, आराम से 10 से 15 बार इसका अभ्यास कर लें। और उसके बाद धीरे से हाथों को नीचे लाएं, आंखों को तुरंत ना खोलें, थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखें, उसके प्रभाव को महसूस करें। और धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़ते हुए, आंखों पर रखते हुए धीरे से आंखों को खोलना है। तो योग की क्रिया बहुत ही आराम से करें, जल्दबाजी में ना करें। क्योंकि देखिए, योग योग जो शब्द है ये एक युज धातु से बना है। युज का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ना किसके साथ? दिव्यता के साथ जोड़ना। हम अपने आप को एक सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी आप कर सकते हैं, एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर देखिए, काफी लोग कर लिए प्रैक्टिस, हाथ नीचे करते के साथ आंखें खोलिए, so you are detaching from the outer things and you are trying to connect within to feel that peace, harmony. So you don't मतलब कि उस तरह से तुरंत बाहर को आप नहीं आए। जब आप बेसिकली आप प्राणायाम की प्रैक्टिस या मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ी देर तक उसके प्रभाव को अपने अंदर महसूस होने दें जी। वो ज्यादा आपका प्रभावी होगा जो अभ्यास है आपका। तो इस तरह से भ्रामरी का अभ्यास करें। भ्रामरी के अभ्यास को करने के बाद अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप किसी एक अच्छे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं और ध्यान में बैठ सकते हैं। फोकस आपका फोकस कहाँ हो, तो आप अपने फोकस को ब्रीथ पे रख सकते हैं। श्वास प्रश्वास आते जाते हुए हर श्वास को महसूस करें और कोशिश करें कि श्वास की गति बिल्कुल सामान्य, धीमी गति से श्वास अंदर जाए और धीमी गति से श्वास बाहर आए, लेकिन लंबी और गहरी। ऐसा नहीं कि धीमी गति से सांस जा रही है तो पूरी लंबी सांस नहीं ले रहे, श्वास को लंबी गहरी लें और बिल्कुल श्वास के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करके रखें। तो इस तरह से आपका जो मन है बिल्कुल शांत होगा और बाहर की जो चीजें हैं जो कि आपको परेशान करती हैं, और आपको दिखेगा कि उनकी जो प्रभाव है आपके ऊपर कम पड़ रहे हैं और आप ज्यादा मेंटली पीसफुलनेस और आप माइंडफुलनेस आप फील करना शुरू कर देंगे। एक दिन के अभ्यास के बाद नहीं, आपको थोड़ा लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। ये सवाल है मेरा कि जैसे आपने जो आसन जब बताए, आई एम श्योर ये जितनी भी आपके जो लंग्स अगर इफेक्ट होते हैं कोविड से या ब्रीदिंग में आपको बहुत हेल्प करेंगे। बट अगर आप जैसे वीकनेस फील कर रहे हैं अपने अंदर, तो हमें तब क्या करना चाहिए? क्या यही आसन से हमें कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगी? हाँ, नहीं, अभी आसन कोई नहीं बताया। मैंने जो अभी बताया आपको क्रिया बताया और प्राणायाम बताया जी। क्योंकि इसलिए इनको मैं फर्स्ट में बताया क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड बहुत कम लोग हैं जो कि उतना स्ट्रेंथ फील कर पाते हैं कि वो आसन कर सके, नहीं कर पाते हैं।
तो आसन अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो अगर क्रिया भी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ये ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, प्राणायाम की प्रैक्टिस जरूर करें। और विश्वास करें कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर दिन पर दिन आप में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ये मेरा खुद का निजी अनुभव रहा है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। तो आप इसका प्राणायाम का प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्राण आयाम, तो जो हमारे शरीर में प्राण तत्व है, पंच प्राण है, पंच प्राण और उपप्राण, उदान प्राण, उदान प्राण समान, अपान और व्यान, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपके जो पूरे शरीर में है, अगर वो डिस्टर्ब होगा तो आपको कहीं ना कहीं वीकनेस और लेजीनेस और बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो उनको समानुपात में करने का काम ये प्राणायाम करता है। तो प्राणायाम करेंगे तो आपका प्राणमय कोश जो है वो बैलेंस रहेगा, वो सही रहेगा और प्राण बैलेंस रहेगी। तो प्राण आयाम, प्राण का आयाम, आपके शरीर में ऊर्जा का विस्तार होगा। तो प्राण, प्राण क्या है? प्राण ऊर्जा है। तो ऊर्जा का विस्तार होगा तो आप दिन प्रतिदिन अपने आप को स्वस्थ फील करने लगेंगे। अगर कोई आसन नहीं कर पा रहे हैं, प्राणायाम जरूर करें। और प्राणायाम के बाद आप और आसन क्या कर सकते हैं आफ्टर। अब मैं बात करता हूं कि आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड, कोविड के बाद अगर आपको अपने स्ट्रेंथ को रीगेन करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी बिल्कुल आपके सामने हूँ, फिट हूँ एंड हेल्दी हूँ, और मैं सभी क्लासेस ले रहा हूँ। आई डू ऑल माय एडवांस आसन एंड पोस्चर्स। तो आप भी अपने स्ट्रेंथ को बहुत ही जल्दी रीगेन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो योग के अभ्यास से, आसन के अभ्यास से। तो आसन को एक बैग आपको मतलब कि जंप नहीं करना है कि हम बहुत ज्यादा करें कि हमको स्ट्रेंथ आ जाए, स्टेमिना आ जाए। ऐसा करेंगे तो आपकी वीकनेस और बढ़ जाएगी। धीरे धीरे इंप्रूव करें। तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं? तो शुरुआत के दिनों में जब आपकी, उसमें कोशिश करें कि आप शिथिलीकरण अभ्यास से शुरू करें। शिथिलीकरण में क्या है, आपको आपके ज्वाइंट्स मूवमेंट्स आते हैं। ज्वाइंट्स मूवमेंट्स में आपकी बॉडी के जितने भी शरीर के ज्वाइंट्स हैं, इनमें जो शिथिलता आती है और जो अकड़न आ जाती है, उनको रिलीज करते हैं। इनको हम लूजनिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। तो उसके अभ्यास से शुरू करें। इसमें देखिए, सिंपली आप अपने फिंगर्स का मूवमेंट कर सकते हैं, और इसमें आप अपने रिस्ट का मूवमेंट कर सकते हैं। मणिबंध नमन, मणिबंध चक्र, इसमें रिस्ट रोटेशन कर सकते हैं। सिंपल क्लॉक एंड एंटी क्लॉक। आप अपने एल्बोज मूवमेंट कर सकते हैं, क्यूनी नमन। फिर उसके बाद स्कंद चक्र, शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप विपरीत दिशा में भी करें, दोनों दिशा में आप 5 से 10 बार इसके मूवमेंट को कर लें। इस तरह से नेक का मूवमेंट कर सकते हैं। ये सब शिथिलीकरण के अभ्यास है, साइड टू साइड। अभी मैं आपको पूरा उस प्रोसेस में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरे अगर बताऊं, क्रिया को बताऊं तो थोड़ा अगर समय लगेगा। ये तो इसको ज्यादा फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे करना है जी। बहुत ही धीमी गति से, श्वास प्रश्वास के साथ। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए साइड, श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए साइड। अब इसके बाद रोटेशन करें। ध्यान से करेंगे। जिनको सर्वाइकल की, गले की कोई दिक्कत है, वो बिना परामर्श के ना करें। योग शिक्षक से परामर्श लेकर के कब से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब जानना काफी जरूरी है। ये सब जो मूवमेंट है, फिर उसके बाद आपके पैरों का भी इसमें शिथिलीकरण के अभ्यास में कर सकते हैं। आप अपने टोस का मूवमेंट, एंकल स्ट्रेचिंग, रोटेशन, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, जानु नमन, आपके घुटनों का। अब फिर इसमें जानु चक्र, जानु चक्र में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों से। और इसको करने के बाद फिर जो अगला अभ्यास है, अर्ध तितली आसन। इसे आप अपने शरीर के हर जोड़ों पे आप उनको एक्सरसाइज दे रहे हैं, और फिर इसमें रोटेशन करते हैं, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक। तो इस तरह से दोनों पैरों से आप अर्ध तितली आसन करें, और फिर उसमें बाद श्रोणी चक्र करें दोनों दिशा में। और फिर पूर्ण तितली आसन भी आप इसमें
सिंपली कर सकते हैं। तो ये सब अभ्यास जो है काफी हेल्पफुल है कि आपके शरीर को तैयार करने के लिए, आगे की प्रैक्टिस के लिए। जी। उसके बाद धीरे धीरे आप स्ट्रेचिंग, ताड़ासन की स्ट्रेचिंग, खड़े होकर के तिर्यक ताड़ासन की स्ट्रेचिंग, साइड टू साइड बॉडी, क्योंकि आपके बॉडी में सोरनेस रहेगी, शरीर में दर्द रहेगा, थोड़ा पेन रहेगी, तो आप ज्यादा स्ट्रेचिंग ना करें, बिल्कुल आराम से जितना हो सकता है उतना ही करें। और फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद सूर्य नमस्कार से भी शुरू कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है जिससे कि आप अपने स्ट्रेंथ को, स्टेमिना को रीगेन कर सकते हैं। तो इसमें आप हमारा हठ योग का जो क्लासिकल सूर्य नमस्कार है वो 12 पोस्चर के, उसको कर सकते हैं, या फिर अष्टांगा का सूर्य नमस्कार ए करें, बी ना करें। सूर्य नमस्कार अष्टांगा बी कुछ महीनों के बाद शुरू करें, क्योंकि उसमें काफी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो इस तरह से आप सूर्य नमस्कार के अभ्यास को शुरू करें, और कुछ चेस्ट ओपनिंग आसन जरूर करें, जिससे कि आपके लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव हो। तो चेस्ट ओपनिंग आसन में कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले इसमें आप सिटिंग मार्जरी आसन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा वार्म अप कर लें अपने स्पाइन के लिए, इस तरह से मूवमेंट करने के बाद फिर इसमें उष्ट्रासन का अभ्यास आता है, जैसे कि आप नी पे स्टैंड होकर के सिंपली अपने दोनों हाथों को कमर पे रख लें, और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करेंगे, इनहेल करते हैं। और अगर अपने हाथों को अपने हील्स पे ले सकते हैं तो अपने हील्स के ऊपर अपने दोनों हाथों को लेंगे और हिप को आगे की तरफ पुश करेंगे। तो ये जो है आपका उष्ट्रासन का अभ्यास है, चेस्ट ओपनिंग पोस्चर है। फिर उसके बाद आप भुजंग आसन का अभ्यास कर सकते हैं। भुजंग आसन में आपको अपने पेट के बल लेटना है, अपने हाथों को अपने रिब्स के साइड रखते हुए आप ध्यान रखें कि एल्बोस आउट ना जाए। एल्बोस को, आर्म्स को रिब के साइड में क्लिप करके रखेंगे, और श्वास लेते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ उठेंगे, जितना आप उठ सकते हैं, और ऊपर की तरफ या सामने की तरफ देखने का प्रयास करें। अपने शोल्डर को ओपन रखें, स्क्वीज नहीं करें, शोल्डर को ओपन रखें और सामने की तरफ देखें, और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाना है। इसी क्रम में आप धनुरासन की भी अभ्यास को कर सकते हैं। अपने एंकल्स को होल्ड करके धीरे धीरे श्वास भरते हुए पहले चीन चेस्ट को लिफ्ट करें, फिर धीरे धीरे नीज थाइस को लिफ्ट करें और सामने देखें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। 7 से 8 गिनती तक आप होल्ड कर सकते हैं पोस्चर। फिर यहाँ पे हाथ रखते हुए धीरे से पीछे शशांकासन में, बालासन में होल्ड करें। और भी बहुत सारे आसन हैं जिसमें आप अपने चेस्ट ओपन कर सकते हैं, आप अपने लंग्स को की क्रिया को और बढ़ा सकते हैं। जितने भी आपके बैक बोनिंग पोस्चर्स होते हैं जिसमें आपका चेस्ट ओपन होता है, उन पोस्चर्स को आप कर सकते हैं। तो ये आसन के अभ्यास नियमित रूप से करें, तो इसका निश्चित रूप से आपका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे दिन प्रतिदिन आपको दिखेगा। मुझे लगता है कि ये जो आसन आपने बताए हैं ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, और जितने भी पेशेंट्स देख रहे हैं, और खासतौर पे आपकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि जरूरी नहीं कि अगर आपको कोई बीमारी हो या आपको कोरोना का डर है तभी आप योगा करें। योगा तो आपको अपनी जीवन, अपनी हैबिट ही बना लेना चाहिए। जैसे कि हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, ऐसे हमें योगा को भी अपने रूटीन में सेट कर देना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकमत में अपना कीमती समय देने के लिए, और तमाम अच्छी जानकारियां हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। शुक्रिया।